हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंडलेस स्टोरीज। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आपको बोर्ड पे बड़े अक्षरों में लिखा हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, फीचर का मतलब क्या होता है? जैसे कि दुनिया में कोई भी चीज़ है उसका तो फीचर होता ही है, जिसको हम देख के कहते हैं कि ये ऐसा नहीं, वैसा है, वैसा नहीं, ऐसा है। तो उसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी अपना कुछ फीचर्स है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है, जिससे कि आप मतलब उसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो दोस्तों, जितने भी फीचर्स है वो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, आपको साफ साफ दिख रहा है। टोटल मैंने आपके सामने 15 फीचर्स को लिखा हुआ है। तो इन 15 फीचर्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। और दोस्तों, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि मैं इन सभी फीचर्स को बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को समझाने वाला हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर वीडियो आपको अगर एंजॉय करते हैं तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो फीचर है वो है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? लेंथी वर्ड से आपको पता चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। और हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वर्ल्ड में सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम 1949 की बात करें तो उस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल थे। लेकिन 2016 की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल, 465 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल हैं। दोस्तों, लेंदी जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंदी किस वजह से हुआ है? तो इसके 4 कारण हैं: जियोग्राफिकल फैक्टर्स, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट्स, डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दोस्तों, यहाँ पे जियोग्राफिकल फैक्टर से क्या मतलब है? हमारा जो कंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है और डाइवर्स है। हिस्टोरिकल फैक्टर से यहाँ पे मतलब है कि हमने बहुत से प्रोविज़न जो हमने ऐड किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। लगभग 50% हमने वहीं से लिया, मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजंस। और हमारे कंट्री में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में था उसमें लॉयर्स बहुत ज़्यादा थे। ये 4 फैक्टर जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंदी बना है। दोस्तों, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, यानी कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बहुत से अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है। जैसे कि दोस्तों, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चरल पार्ट है उसको हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया था। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको, इस कॉन्सेप्ट को हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। एंड दोस्तों, रिलेशन बिटवीन एक्सिक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, इस कॉन्सेप्ट को हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। इसके अलावा हमने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूएसएसआर जिसको कि रशिया कहते हैं, जापान एंड साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज से भी हमने कुछ कुछ प्रोविजंस को लिए थे। लेकिन दोस्तों, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजंस, यानी कि आधा से ज़्यादा प्रोविजन जो है वो आइडेंटिकल है या क्लोज रिजेम्बलेंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। दोस्तों, तीसरा जो फीचर है वो है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो दोस्तों, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिक्सचर है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। तो दोस्तों, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का आपको मीनिंग पता है, लेकिन इसको मैं कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ देता हूँ। तो दोस्तों, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन उनको हम कहते हैं जिनमें अमेंडमेंट करने के लिए हमको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन हम उसको कहते हैं जिसमें अगर कुछ अमेंड करना है, कुछ बदलाव करना है तो हमको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे दोस्तों मैंने स्पेशल मेजोरिटी की बात की थी। तो स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है कि दोनों हाउसेस में 2/3 मेजोरिटी मिलना चाहिए। एंड कुछ प्रोविजंस में तो 2/3 मेजोरिटी दोनों हाउसेस के साथ साथ रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स, यानी कि आधा से ज़्यादा जो स्टेट्स हैं, जितने टोटल स्टेट्स हैं उनमें आधा से ज़्यादा स्टेट में भी ये मेजोरिटी मिलना चाहिए इस प्रोविजन को, अगर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो। दोस्तों, उसके बाद आपको दिख रहा है चौथा पॉइंट, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, ये भी एक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ 2 गवर्नमेंट है, एट द सेंटर यूनियन लेवल एंड एट द स्टेट लेवल। उसके बाद यहाँ पे डिविजन्स ऑफ पावर है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी या बाय कार्मिलिज्म। तो दोस्तों, ये सब इंडिया को फेडरल बनाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। तो यूनिटरी बायस का मतलब है कि थोड़ा सा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो
यूनियन गवर्नमेंट की तरफ टिल्टर है, यूनिटरी टिल्ट भी इसको कहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ नॉन फेडरल फीचर्स है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, और जो स्टेट के गवर्नर होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं सेंटर के द्वारा, और कुछ इमरजेंसी प्रोविजन भी हैं सेंटर के पास। और जब इमरजेंसी लगाया जाता है तो फिर स्टेट का जो पावर है वो बिल्कुल एकदम साफ खत्म हो जाता है और टोटली सेंटर के अंडर कंट्रोल आ जाता है। तो दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल इन नेचर तो है, लेकिन थोड़ा सा वो यूनिटरी टिल्ट भी है, यूनिटरी बाइस है, जिसकी वजह से इसको हम क्वासी फेडरल भी कहते हैं। दोस्तों 5वां पॉइंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारा गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और दोस्तों ये हमने बोरो किया था यूके से, और यूएसए में जो है वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, यूके में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो हमने यूके से ये चीज़, इस कॉन्सेप्ट को बोरो किया था। हाँ, लेकिन दोस्तों हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें कुछ फंडामेंटल डिफरेंस है। जैसे कि हमारे यहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो इलेक्टेड हैं, यानी कि प्रेसिडेंट, हम उनको इलेक्ट करते हैं, इनडायरेक्टली ही इलेक्ट करते हैं, लेकिन वो इलेक्टेड हैं। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, वहाँ के जो हेड है वो हेरिडेटरी हेड है, यानी कि मोनार्की है, क्वीन एंड किंग, वो इलेक्टेड नहीं है। दोस्तों इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है वो एक प्रिंसिपल पे चलता है। वो प्रिंसिपल ये है कि कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। और दोस्तों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। दोस्तों उसके बाद आपको छठा पॉइंट दिख रहा होगा, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी? तो दोस्तों जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एट द टॉप ऑफ द जुडिशियल सिस्टम माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अंडर नीचे आता है हाई कोर्ट एंड देन डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स। अब दोस्तों ये सिंगल सिस्टम ऑफ जो कोर्ट है वो लॉ को एनफोर्स करते हैं बोथ एट द सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल पे। ऐसा यूएसए में नहीं होता है। दोस्तों यूएसए में जो फेडरल लॉज होते हैं उनको एनफोर्स करता है फेडरल जुडिशरी, और जो स्टेट लॉज होते हैं उनको स्टेट जुडिशरी। लेकिन हमारे यहाँ पे सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है, जो कि बोथ एट द सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल दोनों जगह वही एनफोर्स करता है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन भी कहा जाता है और गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। दोस्तों उसके बाद आपका है पॉइंट 7th पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स। FR लिखा हुआ, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है फंडामेंटल राइट्स। तो दोस्तों जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है पार्ट 3 में 6 फंडामेंटल राइट्स इंडियन के सभी सिटीजन्स को दिया गया है, और वो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 में दिया हुआ है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 to 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स है। पहले एक और फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में, जिसको कि अब हटा दिया गया है। तो अब 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और मैंने ये आर्टिकल्स भी बता दिए हैं। दोस्तों इन फंडामेंटल राइट्स को हम एक अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको हम सिर्फ नाम से ही जानते हैं, इसको डिटेल में हम अलग वीडियो में कर लेंगे। और दोस्तों जो राइट आर्टिकल 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, और इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है और कुछ चेंजेस हो सकते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट नहीं है ये। और दोस्तों इमरजेंसी के दौरान ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये सस्पेंड कर दिए जाते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 and 21। दोस्तों उसके बाद है सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंगल सिटीजनशिप ही प्रोवाइड करता है इंडियन लोगों को, डबल सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं करता है। अगर हम बात करें यूएसए की तो वहाँ पे जो हर इंसान जो होता है, ईच पर्सन इज नॉट ओनली ए सिटीजन ऑफ यूएसए बट ऑल्सो अ सिटीजन ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट, यानी कि टोटल वहाँ पे 50 स्टेट्स हैं और उन लोगों के पास 2 सिटीजनशिप होता है, एक उनके स्टेट का होता है और एक उनका यूनियन का होता है, यानी कि दे एंजॉय ड्यूल सेट्स ऑफ राइट्स, वन ऑफर्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट एंड अनदर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों उसके बाद है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजिंग। तो दोस्तों यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इसका मतलब क्या है? बेसिकली ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वोटिंग राइट्स की। तो दोस्तों हमारे कंट्री में जो भी 18 साल या 18 साल से अधिक के हैं उनके पास राइट टू वोट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, रिलीजन, रेस,
सेक्स, कोई सा भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हर किसी को अधिकार है वोट करने का। लेकिन दोस्तों पहले ये जो एज था वो 18 ईयर्स नहीं था, 21 ईयर्स था, लेकिन इसको 1989 में कम 1988 में कम करके 18 ईयर्स कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों आपका अगला जो फीचर है वो है इंडिपेंडेंट बॉडीज। तो दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज को भी इस्टेब्लिश किया हुआ है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, UPSC, SPSC एटसेट्रा। इलेक्शन कमीशन का क्या काम होता है? टू इंश्योर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एटसेट्रा। कैग का क्या काम होता है? इनका काम होता है टू ऑडिट द अकाउंट ऑफ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। UPSC आप सभी को पता है, हम इसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। SPSC जो है वो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है फॉर द रिक्रूटमेंट टू स्टेट सर्विसेज। दोस्तों उसके बाद 11वें नंबर पे जो है वो है इमरजेंसी प्रोविजन। तो दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बताया गया है: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो है वो ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन, इन तीनों कंडीशन में कुछ भी होता है तो नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है। आर्टिकल 352 में इसके प्रोविजन दिए हुए हैं। स्टेट इमरजेंसी, जिसको कि प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, ये तब लगाया जाता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ठीक से काम नहीं कर रही होती हैं। आर्टिकल 356 में इस प्रोविजन के बारे में बताया गया है। तीसरा जो कैटेगरी है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये किस ग्राउंड पे लगाया जाता है? तो ये तब लगाया जाता है जब इंडिया का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिगड़ रहा होता है। इसके बारे में आर्टिकल 360 में इसके प्रोविजन दिए हुए हैं। और दोस्तों इमरजेंसी के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट इतना पावरफुल हो जाता है कि जो स्टेट्स का पावर है वो सब छीन जाता है और वो टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंटर आ जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका जो फंडामेंटल राइट्स है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो दोस्तों जो फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब क्या होता है? हमको कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ हमारा कुछ फर्ज बनता है टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, टुवर्ड्स आवर फेलो सिटीजन्स एंड टुवर्ड्स आवर द कंट्री। तो दोस्तों वो ड्यूटी क्या है? वो ड्यूटी ये है कि टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, टू प्रोमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग्स्ट ऑल द पीपल। यहाँ पे ब्रदरहुड के जो फीलिंग्स होती है उसको हम फ्रेटर्निटी कहते हैं, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, एंड टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर एंड सो ऑन। दोस्तों ये हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यानी कि मोटा मोटी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर हमको कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हैं और हम उसको एंजॉय कर रहे हैं तो हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी बनती हैं टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, टुवर्ड्स आवर कंट्री, टुवर्ड्स आवर फेलो सिटीजन्स। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है DPSP, देन सेकुलर स्टेट, देन 3 टायर गवर्नमेंट। DPSP का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और DPSP के बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़ा ही अच्छा कहा था। इस चीज़ को उन्होंने कहा था कि नोबल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बारे में पार्ट 4 में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के। और दोस्तों यहाँ पे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मेन पर्पस क्या होता है? टू प्रोमोट द आइडिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। दोस्तों नेक्स्ट है सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट ये काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो मानता है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग से सेकुलर वर्ड नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया था। और कब ऐड किया गया था? तो इसको ऐड किया गया प्रियम्बल में बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। अब इसमें कुछ प्रोविजंस है उसको जान लेते हैं। मैं डायरेक्टली जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो उसी लैंग्वेज में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी कि सभी लोग इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन इक्वल हैं बिफोर द लॉ। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। यानी कि जो स्टेट है वो किसी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, उसका शोषण नहीं होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। ऑल द माइनॉरिटीज shall have the right to establish and administer educational institution of their choice। यानी कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं हमारे कंट्री में या कंट्री के किसी पार्ट में, उनके पास ये राइट है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है, मैंने कहा ऑल माइनॉरिटीज़,
तो आप ये मत समझिए कि हमारे कंट्री में जो है वो हिंदू मेजोरिटी में है, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस ये माइनॉरिटी में नहीं। हमारे इंडिया में 7 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में है। तो यहाँ पे बात माइनॉरिटी की गई है, ना कि इसमें मुस्लिम्स एंड उनको कहा गया। हाँ, अगर आप ओवरऑल कंट्री की बात कीजिएगा तो हिंदी मेजोरिटी जो हिंदुज़म है वो मेजोरिटी में है। दोस्तों इसके अलावा है ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, यानी कि हमारे यहाँ पे जो भी सिटीजन्स हैं उनको ये राइट है कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं एंड उसको प्रोफेस कर सकते हैं। दोस्तों अब तक मैंने जितने भी फीचर्स बोले उसमें मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, सिटीजन्स, यानी कि ये राइट्स जो हैं जो मिले हैं वो हर किसी को नहीं मिलता है, जो इंडियन सिटीजन है उन्हीं को मिलता है। और दोस्तों लास्ट जो है वो 3 टायर गवर्नमेंट। तो 3 टायर गवर्नमेंट में क्या है कि स्टार्टिंग में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 ही टायर के गवर्नमेंट की बात है, एक स्टेट गवर्नमेंट एंड उससे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट। लेकिन 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 92 के बाद 1992 के बाद पंचायती राज सिस्टम बना दिया गया और 74th अमेंडमेंट 1992 में ही म्यूनिसपैलिटीज बना दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि 2 टायर गवर्नमेंट से सिस्टम से 3 टायर गवर्नमेंट हमारे कंट्री में हो गया। तो दोस्तों ये थे कुछ फीचर्स जो मैंने आपके साथ कोशिश किया कि काफ़ी आसान लैंग्वेज में आपके साथ मैं समझा पाऊँ। और दोस्तों आई होप कि आपको ये जितने भी फीचर्स है वो समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर इफ़ यू रियली एंजॉय दिस वीडियो देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।